गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही सबकी? फर्स्ट क्लास एकदम मस्त चल रही है एकदम। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे और आज ये अपना 10वां पार्ट है। और 9 लेक्चर तक मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सिखा दिया था कि कोई रिंग है उसके कारण कितना उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेमी सर्कुलर के कारण कितना होगा, क्वाड के कारण कितना होगा, कोई अल्फा एंगल है उसके कारण कितना होगा, कोई फाइनाइट वायर है उसके कारण कितना होगा, इनफाइनाइट वायर है उसके कारण कितना होगा। ये सारी कहानी मैं आपको क्लियर कर चुका था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेयर्स के बारे में फॉर्मूला डिस्कशन कर दिया था कि फॉर्मूला डिस्कशन किस तरह से किया था। मैंने टाइप्स बताए थे आपको स्पेयर्स के और किस किस स्पेयर के लिए कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड पॉइंट पर होता है, उसके सरफेस पॉइंट पर होता है, इनसाइड पर होता है और सेंटर पर होता है। ये सारी चीज़ें मैं फॉर्मूला बता चुका था। और मैंने आपसे कहा था कि इनका जो डेरिवेशन है तो मैं विदाउट इंटीग्रेशन आपको कराऊंगा कहाँ पे, गॉस लॉ में। ठीक है, लास्ट में जब गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं आज के में। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक पॉइंट है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, ये लिख रहा है फॉर्मूला। इसके बारे में पढ़ना है कि फॉर्मूला कैसे आया, क्या मतलब है इस फॉर्मूले का जो आपके सामने लिख रहा है, और फिर इससे रिलेटेड इसके एप्लीकेशंस पढ़ने, मतलब कितने फॉर्मूले और बन सकते हैं या फिर इससे कितना क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये सारी कहानी हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, रेडी हो जाओ, फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है बच्चों, तो फिर चालू कर रहा हूँ मैं। कॉपी में आप फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपनी F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू क्यू ई। ये कहाँ से आया? देखो, मान लो कोई अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता नहीं है, मैंने आपको बताया कि किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी चार्ज के कारण जनरेट हुआ होगा। मैं मान लेता हूँ कि वो चार्ज है Q। ओके, तो इस Q चार्ज के कारण मान लो इस पॉइंट पर या कहीं भी बात करोगे तो मैं मान लेता हूं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना है? वेक्टर के E। ओके, तो किसी चार्ज के कारण मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से होता है और एक चार्ज के कारण। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वाला डिस्कस तो अपन EMI में करेंगे, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, देखी। और हमें ये करना है यहाँ पे केवल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ओके, तो वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एट दिस पॉइंट। ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट है अपना A और कोई हमने चार्ज यहाँ से लाए और यहाँ पर एक Q चार्ज रख दिया। ठीक है ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये हमें शो करना ही नहीं है कि किसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। हमें केवल इतना पता चलेगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव को या नेगेटिव को, अभी पॉजिटिव का बता रहा हूँ फिर नेगेटिव को, ठीक है, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई चार्ज को यदि रखते हो तो उस पर कितना फोर्स जनरेट होता है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि प्लस Q का चार्ज रखा है यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रख लेना जो फोर्स लगता है वो लगता है QE। ओके, क्या लगता है? QE। और दूसरी चीज आपको पता चल रही होगी कि डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। यहां से फॉर्मूले से पता चल रहा होगा कि फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो आप कोई पॉजिटिव Q चार्ज रखते हो, पूछे कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, मान लो E इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अपन कह सकते हैं आराम से कि इस पर फोर्स लग रहा है QE। ओके, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब यदि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप माइनस के Q चार्ज रखते हो, नेगेटिव रखते हो, तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा QE, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल होगी किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस डायरेक्शन में होगी, हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? इस पे QE फोर्स लगेगा। ठीक है ना। आ रही बात समझ में? दैट इज द F इक्वल टू Q। और फॉर्मूला इतना छोटा सा है
लेकिन क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेंगे इसमें, सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि कोई दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर हम कोई चार्ज रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब फोर्स फील करता है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है कि पॉजिटिव चार्ज है तो QE और नेगेटिव चार्ज है तो भी QE है, तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ओके। जैसे कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कह सकते हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, ओके। क्लियर है यहाँ तक? तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो ये चीज याद रखना आप, F = QE। ये मैं डिस्कशन छोटा सा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्ट किया था ना तो वहां भी किया था मैंने आपको, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या है अलग से बताना था पूरा, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। आज की वीडियो जो आप देख रहे हो, इसके बाद नेक्स्ट भी, और हो सका तो नेक्स्ट भी 2-3 वीडियो बनेंगी इसी टाइप के न्यूमेरिकल से, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ। तो अब क्वेश्चन करते हैं अपन फर्स्ट, ठीक है। देखिए समझ में आ गया कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है अपने पास। इस तरह से कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। ये प्लेन है अपना, टेबल मान लो, इसको टेबल रखी हुई है, ठीक है ना। इस टेबल पर 2 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। इसका मास है m और इस पर चार्ज है q, प्लस का q, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का q। और यहाँ पे भी मास है 2m और चार्ज है यहाँ पे प्लस का q। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है जिसको बोल सकते हैं हम E, ठीक है ना। और जो बीच का सेपरेशन है इन दोनों चार्ज का वो दैट इज द L, ओके। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अपने पास एक चार्ज है और दूसरा भी चार्ज है जिसका मास m और 2m है। चार्ज पर दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है +q और +q है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल में और बीच का जो सेपरेशन है दैट इज द L। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ E, ठीक है ना। E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, किसके लिए, सो दैट सेपरेशन बिटवीन दोज चार्ज इज नॉट चेंज। इन दोनों के चार्जों के बीच का जो सेपरेशन है ये चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों चार्जों के बीच में जो सेपरेशन है ये चेंज नहीं होना चाहिए। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, E की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ E, फाइंड द वैल्यू ऑफ E, ठीक है ना। E की वैल्यू फाइंड करनी है और बीच का सेपरेशन क्या, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो करते हैं अपन यहाँ से कि मान लो एक बार FVD बना के देखते हैं इसका, ठीक है ना, एक m मास का, ठीक है। तो एक अपने पास m मास है। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ग्रेविटी को इग्नोर करना। जब तक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोला नहीं जाए कि ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी लग रही है या फिर नहीं लग रही, जो भी चीज बोले उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। और नहीं बोला जाए तो आप ग्रेविटी को इंक्लूड मत कीजिए, ठीक है ना। तो ग्रेविटी लेस सरफेस है, ये समझ लो, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रेविटी लेस प्लेस है ये कोई भी। और फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन को भी भूल जाओ, ठीक है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह से रखो। तो इस पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है कि नहीं, E और चार्ज क्या है, +q, ठीक है ना। तो +q पर एक फोर्स तो लग रहा होगा QE, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है चार्ज, ठीक है ना। अब इसी का यूज करना है हमें सब जगह। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है +q, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, QE लग रहा है। दूसरा फोर्स इसका लगेगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो +q दे रखा है, तो कितना लगेगा बच्चों, ये लगेगा अपना KQ² अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर L², ठीक है ना। ये फोर्स लग रहा है। हम दूसरे का प्रीवोट डायग्राम बना के देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से था और मान लो ये Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE फोर्स लगेगा, ये भी ठीक है। और दूसरा फोर्स लगेगा, देखो रिपल्शन कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, KQ² अपॉन L², ओके, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से प्रीवोट डायग्राम समझ गए, डायग्राम कैसे बनाया मैंने। इस तरह से Q था, QE लग गया, KQ² अपॉन L² लग गया, रिपल्शन का फोर्स, इधर दोबारा से इधर QE और रिपल्शन का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सेपरेशन बीच का चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए कहने का मतलब, तो ये जब चार्ज आगे मूव करे, देखो फोर्स लग रहा है तो मूव करेंगे, तो जैसे जैसे चार्ज आगे मूव करें
तो इनकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहेगी तो वी कैन से इजीली कि जो सेपरेशन है इनके बीच का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये भी मान लो v से चला, ये भी v से चला, तो सेपरेशन क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन सेम करना पड़ेगा, जितना एक्सेलरेशन इसका उतना एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे करोगे कि एक्सेलरेशन सेम कर दो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम सेम कैसे कर रहे हैं, देखो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एफ नेट किधर है इसका, इस डायरेक्शन में, तो क्यू ई माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, अपॉन टोटल मास। ये एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ, एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता, एज इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम। तो एफ नेट कितना, क्यू ई माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू किसके करना है, इसके करना है। तो देखो एफ नेट इसका किधर है, इधर की डायरेक्शन में, क्यू ई प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो क्यू ई प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, अपॉन में इसका मास कितना था बच्चों, 2m था, ठीक है ना, इसका m था, तो इसका 2m कर दे, ठीक है। यहां से आप इजीली e की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक्सेलरेशन सेम करना है अपने को, बस कर दिया हमने, m से m गया, ठीक है। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2qe माइनस 2kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज qe प्लस kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2qe और 2qe ये इधर बुला लो इसको, तो कितना हो जाएगा, qe बच जाएगा और ये उधर जाएगा, तो 3kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एक q से एक q गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, 3kq अपॉन एल स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, e की वैल्यू यदि ये होती है, तो कभी भी इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना। तो ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था कि एक्सेलरेशन सेम कर दो, वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन सेम कर दो दोनों का। इज दैट क्लियर? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि अपने पास इस तरह से एक रिंग है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से क्या है, रिंग है, ठीक है ना, और दैट इज द एक्सिस ऑफ दिस रिंग। ये क्या है, रिंग की एक्सिस है, ओके। और इसका जो रेडियस है रिंग की वो दे रहा है क्वेश्चन में, दैट इज r, और इस पर जो चार्ज है, ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। इस तरह से यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है, और चार्ज कितना है इस पे, दैट इज द प्लस क्यू, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वो तो बस, ठीक है। अब यहां से एक x डिस्टेंस दूर कोई एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो हमें फील हो रहा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये तो हमें फील हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है हमसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी दे रखा है m मान लो, ठीक है ना, ठीक है। तो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका मोशन कैसा होगा, ये हमें फील करना है, ठीक है ना। किस तरह का मोशन होगा, ये इधर इधर भाग जाएगा या इधर इधर चलता रहेगा, या ये SHM करेगा, या फिर ये ऑक्सीलेशन करेगा। और यदि SHM करता है तो हमें इसका टाइम पीरियड भी फाइंड करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं अपन, चलो अपन इस पे देखते हैं कि फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही फोर्स लग रहा हुआ है, क्योंकि रिंग जो है, रिंग के एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता, मैंने आपको फाइंड भी करवाया है, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना, मैं मान लेता हूं कि इस रिंग के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द E, ठीक है। वैल्यू भी हमें पता है, इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो कितना लग रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है। तो एक बात बताओ, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो मुझे बताओ कि इस रिंग के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, अवे टू द रिंग, रिंग से अवे होती है कि नहीं होती, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो बताई थी कि इधर जाओगे तो अवे होगी, इधर जाओगे तो अवे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
ये आप बच्चों डेरिवेशन मैंने सारे कराए, इसलिए कराए थे और इसलिए बोला था फॉर्मूले आपको लर्न करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी से होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में है और अपने पास इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव थोड़ी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो वी कैन से इजीली यहाँ से हम कह सकते हैं इस पर फोर्स तो लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा। देखो F इक्वल टू क्यू ई होता है, Q कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का E, और E इतना तो फोर्स लगेगा इस पर लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये डायरेक्शन होगी रिंग की तरफ, क्योंकि नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। अब देखिए कि मान लो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये मूव करता 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो वी कैन सी इजीली यहाँ कितना हो जाएगा, फोर्स 0 हो सकता, ठीक है ना। अब इसके बाद जब ये आगे मूव करेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि यहाँ से ये एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी इसके पास होगी, तो अपन आगे चल के कह सकते हैं कि यहाँ तक ये जाएगा तब जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब तक इधर फोर्स लग रहा हो, क्योंकि रिंग के कारण इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे, इस डायरेक्शन में लगेगा। फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। यहां से हम कह तो सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीलेशन हो रहा है, लेकिन एसएचएम के लिए हम नहीं कह सकते। एसएचएम के लिए हमें इक्वेशन चाहिए एफ इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की, ठीक है ना। इस टाइप की हमें इक्वेशन मिलेगी, तो तब हम कह पाएंगे कि हाँ ये एसएचएम करेगा, और तब टाइम पीरियड हम फाइंड कर पाएंगे। तो ठीक है, चलो फोर्स की इक्वेशन देखते हैं इसके एक बार। तो एफ इक्वल टू ई, तो ई कितना होता है यहाँ पे, के क्यू एक्स अपॉन कितना एक्स, और ये आर रेडियस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस इक्वेशन से हम कह ही नहीं सकते कि ये एस एच एम करेगा। बताओ एफ इक्वल टू माइनस के, चलो माइनस तो आ जाएगा क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ इसका क्या है, नेट फोर्स बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ के एक्स टाइप की इक्वेशन नहीं है ना। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे सोचें कि मैं इस तरह से कह दूं कि x बहुत छोटा है किससे, कैपिटल R से। इस तरह से मैं बात करूं कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट इसको रखा है, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पास में रख दिया, किसके कंपैरिजन टू, इस R के कंपैरिजन टू, ठीक है ना, बहुत पास में रख दिया, मतलब x मच मच लेस देन टू कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ से x को हटा दो तो केवल क्या बच जाएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो गया, RQ हो गया। तो F इक्वल टू ई के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ओके। तो इसको एक तरीके से लिख लो आप, तो सही लिख रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स, और माइनस तो लग सकता है, माइनस तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स है कि नहीं है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि अब ये क्या करेगा, एस एच एम करेगा, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये एस एच एम करेगा, यहां से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो प्रूफ हो गया कि यदि x मच मच लेस देन है कैपिटल R से, तब ही ये एसएचएम करेगा, वरना नहीं तो ऑक्सीलेशन करेगा। ऑक्सीलेशन तो करेगा, ये तो फील आ रहा है, लेकिन एसएचएम कब करेगा, तब ये कंडीशन फॉलो होगी। चलो टाइम पीरियड भी इसका देखते हैं। तो टाइम पीरियड आएगा t इक्वल टू 2π अंडर रूट में m अपॉन ए के, ये फॉर्मूला होता है, ये k की वैल्यू रख दो इस वाले को। तो t इक्वल टू 2π अंडर रूट में k कितना हो जाएगा m, और ये k लिखोगे तो ये r के ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन ई के क्यू, ओके। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने टाइम पीरियड से क्या करेगा, एसएचएम करेगा। ये टाइम पीरियड इसका इस तरह से हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है बच्चों। कर लिया यहाँ तक, कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, कि इस तरह से कोई एक स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है, देखो सही नहीं बना, ठीक है ना। और मैं मान लेता हूं ये जो स्फीयर है, स्फीयर के बीच में इस तरह से एक कैनल है, ठीक है ना। एक क्या है, कैनल है इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से ये स्फीयर है, पूरा सॉलिड स्फीयर है, और जो भी नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसको लिख लो चाहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर,
और यूनिफॉर्मली चार्ज है इसके पास प्लस क्यू। यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये चीज़ ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्मली का केस बिल्कुल ही अलग बन जाएगा, ठीक है। हर जगह प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू इस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ। और इसकी चार्ज डेंसिटी भी मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है हमें कि चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज द रो, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पे, रो है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए कि हमें क्वेश्चन क्या है कि ये इसका सेंटर है और रेडियस भी इसकी दे रखी है, दैट इज द आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो कोई फिर से एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर, ये तो हमें देखो फील हो रहा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और आपको पता है कि इसके इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू आपको बताई भी थी KQR/R³ या रो की टर्म में आप देखना चाहो तो मैंने ये भी बोला था ρR/3ε0। लास्ट वीडियो में आप देखिए, इसलिए मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए थे क्योंकि क्वेश्चन हमें करने इस टाइप के। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा लेकिन कितना लगेगा ये देख लेंगे, चलो ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा मोशन करेगा। यहाँ भी क्या पता ऑक्सीलेशन हो, यहाँ भी क्या पता SHM हो, यहाँ पे भी क्या पता प्रोजेक्टरी हो, ट्रेजेक्टरी किसी भी तरह का मोशन हो, ठीक है। 1D हो, 2D हो, 3D, जो मोशन होगा वो हमें डिफाइन करना है। क्वेश्चन हमें यही है, और यदि SHM करता है तो इसका टाइम पीरियड भी हमें देखना, ठीक है। चलो देखते हैं आपसे। तो मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E = ρR/3ε0। यहाँ भी ये होता था इस डायरेक्शन में, R की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, E लग रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द QE। QE मतलब EE बोल सकते हैं, क्योंकि Q क्या है, इसका चार्ज है। तो चार्ज कितना है इस पे, इलेक्ट्रॉन पे, E होता है। तो F = EE बोला जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को भी कि F = E कितना है, E तो दे ही नहीं रखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही खुद ही है E, और E कितना है इसका ρR/3ε0, ओके। E ρR/3ε0। इसको तरीके से लिख ले एक बार और, F = E ρR, R लिख लो कितना है, सेंटर से x डिस्टेंस x/3ε0। तो देखो बच्चों, वैसे भी फील करके आप यहां से देख सकते थे, और इक्वेशन भी हमारे पास F = -kx के आगे। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेगा तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएगा तो यहाँ सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ये वेलोसिटी रहेगी इसके पास, क्योंकि इधर से भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन है इसके पास, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो फोर्स इधर लगेंगे, इधर रीजन में, इस रीजन में, इस सेंटर के इधर की साइड पहुंचते फोर्स मीन पोजीशन की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटर की तरफ जैसे लगना स्टार्ट हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फिर दोबारा ये इधर मूव करेगा, तो इस तरह से ये ऑक्सीलेशन करेगा। और हमने इक्वेशन से ये भी पता लगा लिया कि ये SHM भी करेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका SHM भी होगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या आई कि लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने अजम्पशन माना था, क्या माना था कि x मच लेस देन टू कैपिटल R, लेकिन यहाँ कोई अजम्पशन नहीं माना। यहाँ पर आप x को कितना भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप x को कितना भी ले लो, ठीक है ना। आप यहाँ भी छोड़ोगे, कहने का मतलब डायमीटर के अलोंग यदि किसी इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज करते हो तो वो 101% SHM ही करेगा, किसमें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना, कि हमेशा हमेशा क्या करेगा, वो SHM ही करेगा यदि डायमीटर के अलोंग उसको छोड़ते हो, ठीक है ना। यहाँ कोई अजम्पशन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM, तो कितना टाइम पीरियड होगा वो हम जानते हैं, डायरेक्ट निकाल देंगे। T = 2π√m/k, तो T = 2π, m कितना है, m चलो इलेक्ट्रॉन का मान लो m ही है, k कितना है, दैट इज द k। F = -kx, तो कितना आया
3 एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया और नीचे कितना आ गया ई और रो। तो वी कैन से इजीली कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 3m एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई रो, ठीक है ना। दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। इतना टाइम पीरियड रहेगा SHM का, इतने टाइम पीरियड से क्या करेगा SHM करेगा, ठीक है ना। 2 पाई अंडर रूट में 3m एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई रो। इज दैट क्लियर? तो ये चीज याद रखना, लास्ट क्वेश्चन में तो अजम्पशन मान के किया था, यहाँ कोई अजम्पशन नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है डायमीटर का लॉन्ग यदि आप छोड़ रहे हो तो वो 100% क्या करेगा SHM करेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक कर लिया बच्चों, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आज इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट है बच्चों इन क्वेश्चनों में सारे में, ठीक है ना। ये आगे पता चलेगा आपको, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, ठीक है, तब काम आएंगी सारी चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से मान लो कोई एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा वायर क्या है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको आप बोलते हो, लीनियर चार्ज जो डेंसिटी है दैट इज द लैम्डा, ठीक है। कितनी है? लैम्डा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस वायर को सर्कुलेट कर रहा है, वायर के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। जैसे कोई अपने पास ये वायर है तो इस वायर के एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम कर रहा है, ठीक है ना। अब यदि ये घूम रहा है तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द, इसका मास भी दे रखा है बच्चों m। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये फील करो कि ये घूम क्यों रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्या है, इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो वो घूम रहा होगा, और फोर्स वो सेंटर की तरफ, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे, याद है आपको, सर्कुलर मोशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दे कौन रहा है, तो वो ये वायर दे रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि इस वायर के कारण मान लो इस जो किस रेडियस में मूव कर रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर्म कर रहा है, ठीक है। किस में कर रहा है, स्मॉल आर्म में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि इस वायर के कारण मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, स्मॉल आर है। तो इस वायर के कारण इसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है ए, तो यहाँ पर आप पूछो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आराम से हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। ये मैंने बोला था आपको, फॉर्मूले आप याद करना, ठीक है। इनफाइनाइट वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे, 2k लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। अब समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर वो है 2k लैम्डा अपॉन आर, और इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा हो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, ठीक है ना। अवे फ्रॉम चार्ज होता है, ये भी मैंने बताया था जब डेरिवेशन कराया था, अवे फ्रॉम चार्ज होता है। फाइनाइट वायर के लिए दो आए थे ना, एक इधर और एक इधर, जिसको मैंने ई परपेंडिकुलर कहा था, ई पैरेलल कहा था। ये तो फाइनाइट वायर के कारण, और इनफाइनाइट वायर के कारण ये जीरो हो गया था, तो इस डायरेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, और इस डायरेक्शन में बचा था 2k लैम्डा अपॉन आर। याद होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है ना। तो अवे फ्रॉम द वायर, तो वी कैन से इजीली कि इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव है चार्ज है, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, दैट इज द F इक्वल टू QE, ठीक है। तो F इक्वल टू Q कितना, E और E, इज दैट क्लियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल E, तो कैपिटल E की वैल्यू आपके सामने लिख रही है 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r, दैट इज द वैल्यू ऑफ E, 2k लैम्डा अपॉन r। तो इतना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा फोर्स है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत जरूरी है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसके कारण ही इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। और हम सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल करते थे, mv² अपॉन आर के। याद आ रहा है कि नहीं यार, 11th का पूरा कंसेप्ट है, किसके इक्वल करते थे, mv² अपॉन आर के। तो वी कैन से इजीली कि E इंटू 2
के लेमडा अपॉन आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू वी स्क्वायर की आई तो 2e के लेमडा अपॉन एम। तो वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ बी। वेलोसिटी क्या होगी इस पार्टिकल की, दैट इज द 2e के लेमडा अपॉन एम। ये क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज देखो यहाँ से बहुत अच्छी चीज आई है कि जो v है वो प्रोपोर्शनल या इनवर्सली या डायरेक्टली किसी के भी नहीं है आर के, मतलब किस इनवर्सली भी नहीं है और ना ही डायरेक्टली आर के देखो रिलेशन में है ही नहीं है। जो फॉर्मूला आया v इक्वल टू अंडर रूट में 2e के लेमडा अपॉन एम, यहाँ पर आर कहीं नहीं आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मूव करेगा, यदि यहाँ भी मूव करता तो इतनी ही वेलोसिटी होती इसकी। जब ये सर्कुलर मोशन करता ना, आर से ज़्यादा हो चाहे आर से कम हो, कहीं भी ये करेगा मान लो मोशन, तो जो सर्कुलर मोशन करेगा इतनी ही वेलोसिटी होगी। देखो यहाँ से, ठीक है ना, इतनी ही वेलोसिटी होगी। इज दैट क्लियर? कह सकते हो इस चीज़ को। यदि वी और आर का आप ग्राफ बनाओ ना तो रेडियस पे डिपेंड नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है ना, रेडियस पे डिपेंड नहीं होता वी और आर का ग्राफ। देखो वेलोसिटी इतनी ही होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। एक चीज़ जो देखना चाहो, यहाँ पे टाइम पीरियड भी फाइंड करना चाहो तो टाइम पीरियड कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, टाइम पीरियड यदि करना चाहो ना फाइंड, तो टाइम पीरियड भी हो सकता है कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन वी होता है कि नहीं होता। तो वी की वैल्यू रख दो ये वाली। ठीक है ना, तो 2 पाई आर अपॉन वी कितना है, अंडर रूट के 2e के लेमडा और ऊपर अंडर रूट एम। ये टाइम पीरियड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, और इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द रेडियस व्हाट वेलोसिटी। ये कर रहा है, टाइम पीरियड कर रहा है, लेकिन ये डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है ना, कर लो जल्दी, नोट कर लो फटाफट। कर लिया यहाँ तक? रफ कर दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, समझना इन चीज़ों को, जब भी सीट के या फिर किसी बुक के क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस तरह से हमारे पास एक इधर एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, और एक इसके पैरेलल ही दूसरा इनफाइनाइट वायर है। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट। ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से पूरा, और इस तरह से ये पूरा पॉजिटिव। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी λ1 है इस वायर की, और इसकी λ2 है, ये याद रखना। ठीक है ना, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है और ये λ2, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैं मान लेता हूँ d। ये d दे रखा है। ठीक है ना, कितना है, d है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी एक वायर के कारण उसके दूसरे वायर के एक यूनिट पार्ट पर, किसी एक, चाहे इस वायर के कारण चाहे इस वायर के कारण, ठीक है ना, किसी एक वायर के कारण दूसरे वायर के एक यूनिट लेंथ पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, मतलब इस वायर के कारण एक छोटा सा एक यूनिट लेंथ ले लो कोई भी, ठीक है ना, उस पर कितना फोर्स लगेगा, या फिर इस वायर के कारण इसके यूनिट पार्ट पर एक यूनिट लेंथ का पार्ट ले लो, किस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं इस चीज़ को। तो आपको पता होगा कि फोर्स क्यों लगेगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा चारों तरफ, और ये भी है और ये भी जनरेट करेगा। तो एक वायर का हम मान के देखते हैं। ठीक है, तो इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर पर जनरेट हो रहा है, कहने का बात मुझे मतलब ये बताओ कि इस वायर के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल थोड़ी होता है इनफाइनाइट वायर के लिए, केवल परपेंडिकुलर वेरियर होता है। वेरिएबल कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इज दैट क्लियर? तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस पॉइंट के लिए इस वायर से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम, सब जगह क्या है, सेम है। तो वी कैन से इजीली कि पूरे वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और कितना रहेगा, मैं मान लेता हूँ उसकी वैल्यू है E1, और कितना होगा 2k λ1 अपॉन कितना, अब सोचो डिस्टेंस d। ओके, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर की पूरी लाइन पर।
ठीक है, 2k लैम्डा 1 अपॉन डी। मैं मान लेता हूं कि एक छोटा सा एलिमेंट है, मान लो dl, ठीक है ना, dl ले लेता हूं, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl। इस dl एलिमेंट पर चार्ज है मान लो dq, ठीक है ना, कितना dq। तो ये छोटा सा जो एलिमेंट लिया है आपने, तो इसको आप किस तरह से बिहेव कर सकते हो, एक स्मॉल एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकते हो, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हो। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, पॉजिटिव dq है, तो अवे फ्रॉम द वायर, इस वायर के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द वायर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस dq चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना, कितना लगेगा, तो कह सकते हैं E इक्वल टू dq इंटू ई, मतलब चार्ज QE तो होता है QE, तो dq कितना, Q कितना है यहाँ पे dq, और E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब dq लिखते हैं, तो dq आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, डेरिवेशन में हर जगह किया है, चार्ज डेंसिटी इनटू इसकी लेंथ, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा dl लिख सकते हैं, लैम्डा 2 dl, इस पे लैम्डा 2 है, ठीक है ना, लैम्डा 2 इंटू dl। dq को आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लैम्डा इंटू dl, लैम्डा dx लिखते थे ना, लैम्डा dx लिखते थे, ठीक है ना, उस तरह से लैम्डा 2 इंटू dl लिख दो। और E की वैल्यू कितनी है, 2k लैम्डा 1 अपॉन डी, ठीक है। और ये मान लेता हूँ E नहीं है बच्चों, DE है, ठीक है ना, क्या है, सॉरी DF, ओके, दैट इज द DF, क्लियर, E नहीं है ये, ठीक है ना, क्या है, DF है, ठीक है, स्मॉल फोर्स है, ठीक है। तो DF इक्वल टू ये आ गया अपने पास। अब हमें देखो इंटीग्रेशन नहीं करना है यहाँ पे, हमें यूनिट लेंथ के लिए चाहिए। इस पूरे वायर पे निकालने की बात होती तो बात सोचते, और वायर पे भी कैसे निकालोगे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लगेगी क्या, लिमिट नहीं लगेगी ना, तो इनफाइनाइट के लिए क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है ना। केवल एक स्मॉल एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं एक यूनिट लेंथ के लिए पूछा है, तो यूनिट लेंथ के लिए dl को नीचे ले आओ, तो df अपॉन dl हुआ कि नहीं हुआ, और df अपॉन dl एक यूनिट लेंथ के लिए फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। तो वी कैन से इजीली 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है, अपॉन d। तो इस वायर के कारण एक स्मॉल यूनिट लेंथ पर क्या एक जो फोर्स लगा है वो इतना लगा है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन डी। याद रखना ये चीज। अब आपसे अपोजिट पूछ ले कि एक यूनिट लेंथ के कारण इस पूरे वायर पर कितना फोर्स लगा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि जितना ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, तो इतना ही लगेगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन डी। इज दैट क्लियर। तो ये याद रखना 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन डी, इस वायर के एक छोटे से एलिमेंट पर फोर्स लगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। कर लिए बच्चों यहाँ तक नोट, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, क्या है कि एक वही इनफाइनाइट वायर है इस तरह से, और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1 और पॉजिटिवली चार्ज है पूरा है, ठीक है ना। बच्चों देखो नेगेटिवली भी आप ले सकते हो, डायरेक्शन अलग हो जाएगी बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चीज़ आप याद रखना। नेगेटिवली आप ले सकते हो लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी बस। इज दैट क्लियर। तो ये लैम्डा 1 है अपना, और यहाँ पर एक फाइनाइट वायर रखा हुआ है इस तरह से, और जो भी पॉजिटिवली चार्ज है पूरा फाइनाइट वायर, ठीक है ना, और दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2, और ये जो लेंथ है इसकी दैट इज द डी, ओके। और कितनी दूर रखा है इस वायर से, ए डिस्टेंस दूर, ठीक है ना, ए डिस्टेंस दूर एक फाइनाइट वायर जिसकी लेंथ क्या है, डी है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा 2 है, और इसकी कितनी है, लैम्डा 1 है। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इस इनफाइनाइट वायर के कारण इस फाइनाइट वायर पर कितना फोर्स लगेगा, या फिर अपन उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बताया था मैंने कि इस फाइनाइट वायर के कारण इस इनफाइनाइट वायर पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। कहने का मतलब इस इनफाइनाइट वायर के कारण और इस फाइनाइट वायर पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो देखिए मैं चालू करता हूँ इसको, आप समझना यहाँ से कि मुझे एक बात बताओ कि इस वायर के कोई सा भी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट में इनको कट कर लूँ मान लो, तो हर एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा, वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो इनफाइनाइट वायर है उसके कारण यदि आप परपेंडिकुलर चलते हो तो परपेंडिकुलर चलते टाइम क्या होता है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएबल होता है, हर पॉइंट के लिए अलग होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर चलता है, हॉरिजॉन्टल तो जीरो हो जाता है लेकिन परपेंडिकुलर वेरिएबल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करोगे तो अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, इस तरह से अलग अलग होगा। तो इस तरह से हमें साफ दिख रहा है कि इंटीग्रेट तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेट तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, मैं मान लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस आगे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, दैट इज द dx, और इस पर चार्ज है dq, याद रखना चाहिए, ठीक है ना। एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है इस वायर से, इनफाइनाइट वायर से x डिस्टेंस परपेंडिकुलर जाके, दैट इज द dx, और चार्ज कितना है, dq है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि इस d क्यूब चार्ज पर जो dx एलिमेंट लिया है, इस dx एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा, पहले हमें ये देखना, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा देख लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है dq भी, ठीक है। तो dq पर फोर्स लगेगा, मैं मान लेता हूं कि दैट इज फोर्स df, और कितना होगा, वो होगा आपका qe, तो qe कितना है, dq और e, ठीक है ना। ये चीज मैंने मान ली कि इस वायर के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, e है, ठीक है ना। तो चलो आगे करके देखते हैं, df इक्वल टू dq को आप क्या लिख सकते हो, अभी बताया था लैम्डा dx लिखते आए हम, तो लैम्डा 2 इंटू dx लिख सकते हैं, तो लैम्डा 2 इंटू dx, और e को क्या लिख सकते हो, तो e को हम लिख सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, इसके कारण, इस वायर के कारण। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर के कारण उसको लिख रहा हूं मैं, कितना होगा बताओगे जरा, k, बोलो इसके कारण कितना होगा, 2k लैम्डा 1 अपॉन कितना डिस्टेंस x, इतना होगा कि नहीं होगा, 2k लैम्डा 1 अपॉन x, 2k लैम्डा अपॉन r ही तो होता है, ठीक है। तो वी कैन से df इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो dx अपॉन x हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगानी है, कहां से कहां लिमिट लगेगी, तो एलिमेंट कटना कहां से स्टार्ट होंगे, इस वायर से कटना स्टार्ट होंगे यहां से, तो a डिस्टेंस दूर जाके एलिमेंट कटना स्टार्ट होगा, और a से a प्लस d तक एलिमेंट कटेगा, तो लिमिट लगेगी a से a प्लस d तक। तो फाइनली इंटीग्रेट df को करोगे तो टोटल फोर्स आएगा f, तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x करते हो तो आप कितना आता, log ex, ठीक है ना, ln x बोल सकते हैं इसको, a से a प्लस d। तो f इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 log ex, अपर लिमिट लगा दो, x की जगह लिख दो आप a प्लस डी, माइनस log e a, और इसको लिमिट आपको log का ये टेबल याद होंगी, इसको ऐसे माइनस में आता तो अपॉन में लिख लेते हैं, f इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln a प्लस डी अपॉन a, ठीक है ना। तो इतना फोर्स क्या लगेगा इस पे, इस वायर पे लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अपोजिट पूछ ले कि इस फाइनाइट वायर के कारण इस इनफाइनाइट वायर पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसकी वैल्यू भी यही रहेगी, ठीक है ना, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln ब्रैकेट में a प्लस डी अपॉन, इज दैट क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए, रफ कर दो इसको बच्चों, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 और 8 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे कि इस तरह से मान लो कोई एक रिंग है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा यहाँ से सीखने को इस क्वेश्चन से, ठीक है। अपने पास कोई एक रिंग है, और से रिंग की जो रेडियस है वो गिवन है अपने पास, वो है अपनी कैपिटल आर, रिंग की रेडियस क्या है, कैपिटल, और जो ये रिंग है ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, रिंग क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, इस तरह से, रेडियस आर आपको बताई दी। तो इसके जेड एक्सिस पर ध्यान रखना इस चीज को, इसका जो जेड एक्सिस है, इसके जेड एक्सिस पर दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना, एक चार्ज मान लो ए पॉइंट पर रखा हुआ है क्यू, ओके, और एक चार्ज रखा हुआ है इसके बी पॉइंट पर, ठीक है ना, वो भी क्या है, क्यू है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और ये पॉइंट भी क्या है, इक्विलिब्रियम पे,
ठीक है ना। दोनों पॉइंट किस पर है, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना। दोनों पॉइंट क्या है, रुके हुए हैं, चल नहीं रहे। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सोचना बहुत ज्यादा है इसमें हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच पॉइंट इज स्टेबल और अनस्टेबल, ये हमें फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट स्टेबल है और कौन सा पॉइंट अनस्टेबल है। इज दैट क्लियर। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, आप एक एक पर प्रीवोर डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो इस पर मैं बना के देखता हूं। तो इस पर देखो एम मास है, दोनों के मास भी सेम है, तो ग्रेविटी मान लो चलो इसमें, ठीक है। तो नीचे एम जी लग रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, ग्रेविटी लग रही होगी तभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, ठीक है। तो नीचे एम जी लग रहा है मान लो इस पॉइंट पर, और आपको पता है कि जो रिंग के कारण इसके एक्सिस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द रिंग होता है, रिंग के दूर होता है, ठीक है। तो ऊपर लगेगा फोर्स, पॉजिटिवली चार्ज है क्यू भी, ये भी पॉजिटिवली है दोनों, ठीक है ना। तो ऊपर लगेगा कितना, क्यू ई। इज दैट क्लियर। और दूसरे का आप बनाओगे वी पॉइंट का, उसका भी नीचे एम जी और ऊपर भी क्यू ई लगेगा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर E1 है और इस वाले पॉइंट पर E2 है। तो इस तरह से QE1 और QE2, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप एक्सिस पे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है कि नहीं होता, आपको भी पता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखते हैं इस इक्वेशन से, आपको पता है ये भी क्या रखा है कि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, दोनों इक्विलिब्रियम में और है, दोनों चार्ज जो रखे हुए हैं पॉइंट ऑफ पे इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है। तो वी कैन से इजिली QE1 इक्वल टू mg और QE2 इक्वल टू mg। तो इन दोनों इक्वेशनों से साफ पता चल रहा होगा कि E1 इक्वल टू E2 हो सकता है क्या चीज। आप ये सोच के देखिए कि एक ही रिंग के कारण उसके एक्सिस पर दो पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम किया है मैंने, दो पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम किया है उसकी एक्सिस पर। तो हो सकता है ये चीज पॉसिबिलिटी है क्या, सोचिए इस चीज को। बिल्कुल हो सकता है, आप इसके ग्राफ से देखिए इस चीज को, ठीक है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इसका। तो ग्राफ किस तरह से था, रिंग की एक्सिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर का ग्राफ था। अब जो ग्राफ आया था वो इस तरह से आया था, यहां से 0 और फिर बढ़ते हुए एक मैक्सिमम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है आपको बताइए एक्सिस पे, ये r/√2 की पोजीशन है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट A है यहां पे, तो दूसरा पॉइंट इसके सामने इधर V रख सकता हूं ना। तो यहां पे देखो आप ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों पॉइंटों पे। हो सकता है ये चीज, क्यों हो सकता है, क्योंकि क्या होता है जो रिंग की एक्सिस पर किस तरह से वेरिएबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि पहले तो इंक्रीज होता है, ठीक है, और किसी पॉइंट पर r/√2 पॉइंट पर जाकर वो मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम होने के बाद में फिर डिक्रीज होता है और इन्फिनिटी पे जाकर फिर 0 हो जाता है। कहने का मतलब इसका ग्राफ 0 to 0 क्या करता है, वेरी करता है। इज दैट क्लियर। तो वी कैन से इजीली कि हाँ मैं ये कह सकता हूं कि E1 इक्वल टू E2, क्या पता A और B पॉइंट इस तरह से ही हो, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब स्टेबल और अनस्टेबल की बात कहां से आई, तो स्टेबल और अनस्टेबल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप उस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या कर दो, उसको डिस्प्लेस कर दो। यदि वो चार्ज वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, उसी पॉइंट पर आ जाए, तो वी कैन से कि दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि उस पर नहीं आए, वो भाग जाए वहां से, दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर। तो देखिए आप, यदि मैं इस चार्ज को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, इस वाले चार्ज को मैं ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो फर्स्ट पोजीशन पे देखिए और सेकंड पर, दोनों पे देखिए, ठीक है, इस पर भी देखिए, दोनों पर देखिए आप। तो पहले अपन ए पर देख लेते, ठीक है ना। तो ए को मैंने ऊपर डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। तो जैसे ही मैं ऊपर डिस्प्लेस करूंगा तो यहां पहुंच जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, और जैसे ही ये यहां पर पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। यहां से देखो, पहले मान लो E1 था तो दैट इज E3, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, तो इसके प्रीवो डायग्राम से देखिए कि जो एक QE है ना, QE ये डोमिनेंट हो जाएगा इस mg के लिए, होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही QE इंक्रीज होगा तो ये जो चार्ज है, जो सॉरी A पॉइंट पे था, A पॉइंट पे जो चार्ज है, सॉरी ये इंक्रीज होगा, और ये जो A पॉइंट पर जो चार्ज था, इस वाले पॉइंट पर जो चार्ज था, ये क्या कर जाएगा, तुरंत ही ऊपर की तरफ भाग जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। वो बताओ दोबारा उस पॉइंट पे वापस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो क्या करेगा, ये
भाग जाएगा। अब बात करें तो वापस तो आना नहीं, तो ये तो किस में हो गया, अनस्टेबल में हो गया, ठीक है। अब बात करें स्टेबल में, तो ऊपर चलते हैं अपन उस पर, स्टेबल अनस्टेबल जो भी होगा। तो बी पॉइंट पर आप बात करोगे तो जैसे ही इसको ऊपर डिस्प्लेस करोगे तो बोल यहां पहुंच गया, ठीक है। यहां जैसे ही पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ग्राफ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। तो जैसे ही डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही आप क्या कह रहे हैं QE2 को ऊपर, QE2 यदि जैसे QET क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि mg क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो ऊपर वाले चार्ज को जैसे ही आप डिस्प्लेस करोगे तो वापस उसी पोजीशन पे आएगा वो। जैसे कि ऊपर वाला चार्ज है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करते हो तो ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा क्योंकि mg डोमिनेंट हो गया। इज दैट क्लियर? तो वी कैन से कि वापस उसी पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। और ये जो फर्स्ट वाला था, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस उस पॉइंट पे नहीं आएगा, ये क्या है, भागता चला जाएगा। तो वी कैन से इजीली दैट इज द स्टेबल पॉइंट या स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए, या फिर बात करें मेंस के लिए, इस टाइप में बन सकता है कि बोथ पॉइंट्स आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, या बोथ पॉइंट्स आर द अनस्टेबल, या वन स्टेबल एंड वन सेकंड अनदर अनस्टेबल। इस तरह से ये ऑप्शन भी आ सकते हैं और क्वेश्चन भी बन सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कीजिए। इसको कर लिया नोट? यहां तक रफ कर दो इसको, ठीक है। तो आज की वीडियो का आप एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी क्लियर कर देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, कि अपने पास इस तरह से कोई एक सिस्टम है, ठीक है, एक स्प्रिंग बंधी हुई है इस तरह से, और एक क्या है, यहां एक मास रखा हुआ m, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, ठीक है, दे रखा है ये चीज, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है, E। और ये पूरा जो मास है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, ये मास क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। और चार्ज कितना है इस पे, मैं मान लेता हूं क्या है, Q है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां से समझिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि यदि चार्ज नहीं होता तो इस ब्लॉक का मोशन हमें पता है SHM होता। यदि ये चार्ज नहीं है, इसके पास केवल m मास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है। फिर तो चार्ज में तो कोई चार्ज पे तो फोर्स लगेगा, मास पे थोड़ी लगेगा फोर्स, ठीक है। तो वी कैन से इजीली कि यदि इसको आप डिस्प्लेस करते हो x डिस्टेंस आगे, तो ये क्या करेगा, SHM करेगा 101% ये करेगा SHM, ठीक है। यदि इस पर चार्ज नहीं होता, ठीक है, और चार्ज होता तब क्या होता वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन ही यही है हमारे पास कि यदि इसके पास चार्ज है तो अब ये कौन सा मोशन करेगा, ऑक्सीलेटरी करेगा या फिर SHM करेगा। तो देखो एक चीज सोचो कि यदि चार्ज नहीं है उस टाइम इसका प्रीवो डायग्राम किस तरह से बनता, ठीक है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट लगता केवल kx, स्प्रिंग का जो फोर्स लगता दैट इज kx, ठीक है ना। इस kx के कारण मीन पोजीशन पे क्या होता, मीन पोजीशन पे फोर्स होता, इधर आता, फिर मीन पोजीशन पे 0, फिर पीछे दबती स्प्रिंग क्या होती, दबने के कारण फिर दोबारा इधर फोर्स लगता kx, फिर इधर जाता, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता, SHM करता। लेकिन जब यहां पर चार्ज आ गया Q और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से अप्लाई कर दिया, तो वी कैन से इजीली कि एक फोर्स और लगेगा इधर QE, ठीक है ना। ये चीज भी देखो कितना फोर्स लगेगा, QE लगेगा, ठीक है। तो अब इसका मोशन क्या होगा ये फाइंड करना है, और यदि मोशन SHM है तो इसका टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, ठीक है। अगेन यदि SHM होता है तो टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस चीज को। तो इस तरह से kx और QE लग रहा है, तो अपन यहां से कह सकते हैं कि F नेट कितना आएगा, F नेट आप देखते हो तो आएगा kx माइनस के kx प्लस QE, आएगा कि नहीं आएगा, QE माइनस kx बोल सकते हैं इस चीज को। F नेट आप देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में हमें F नेट निकालना है, ठीक है। तो QE माइनस kx ही तो लिखोगे, तो माइनस kx प्लस QE लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। अब बताओ मुझे ये SHM की इक्वेशन दिख रही है क्या आपको, बताओ। आप तक आपने पढ़ी होगी कि SHM की इक्वेशन होती है F इक्वल टू माइनस के kx। ये SHM की इक्वेशन है क्या बच्चों, ये भी SHM की इक्वेशन है, आप ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो F इक्वल टू माइनस के kx प्लस अल्फा, मतलब माइनस kx प्लस कुछ कांस्टेंट, देखो माइनस के kx प्लस कुछ
कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है क्यू ई, देखो क्यू कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं है, तो अभी भी ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ये ध्यान रखना है इस चीज को, बस मुझे ये कंसेप्ट ही सिखाना था यहाँ पे कि यदि कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है यदि एसएचएम में, ठीक है, एसएचएम कोई ब्लॉक कर रहा है, जैसे मान लो इस पर के एक्स लग रहा था इधर, यदि ये एसएचएम कर रहा था, यदि इस पर क्यू ई और भी कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दो आप इधर एम ए कुछ भी लगा दो, कुछ भी कैसा भी कांस्टेंट फोर्स लगा दो, तो अभी भी ये एसएचएम करेगा, अभी भी क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा। तो चेंज क्या हुआ इस फोर्स का, मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, तो चेंज हुआ इसकी मीन पोजीशन, ये ध्यान रखना, इसकी मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो पहले ये जैसे एसएचएम कर रहा था, ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, पहले के केस में बता रहा हूं जब केवल चार्ज नहीं है, इस पर मास ही मास है, तो इस तरह से ऐसे, तो इसका मीन पोजीशन मान लो यहां थी, इधर वापस आ जाता था। अब जब इधर क्यूई लग गया इधर की तरफ, तो अब ये एसएचएम करेगा, तो अब इसका नेट फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहां मीन पोजीशन नहीं रहेगी इसकी, एसएचएम तो अभी भी कर रहा है, एसएचएम तो अभी भी कर रहा है, इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है ना, इसका मतलब एसएचएम तो अभी भी कर रहा है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, तो एसएचएम तो अभी भी करेगा, लेकिन इसकी मीन पोजीशन क्या है, वो चेंज हो जाएगी, मीन पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। देखो जैसे ये गया यहां से, तो यहां लग रहा था, यहां पे जाके कहीं ना कहीं जीरो होगा, मान लो फोर्स फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, तो वापस आएगा, फिर यहाँ फोर्स जीरो होगा सेंटर पे, तो यहाँ फोर्स जहां सेंटर पे जीरो होगा, जहां पर सेंटर होगा, तो वो मीन पोजीशन जो पहले थी वो अब नहीं रहेगी, अब उसकी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब तुमसे पूछ ले क्वेश्चन में कि कितनी मीन पोजीशन चेंज होगी, कितना इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो एम्पलीट्यूड भी आप फाइनली फाइंड कर सकते हो। एम्पलीट्यूड कहां से फाइंड करोगे, तो जहां पर फोर्स जीरो होगा, एम्पलीट्यूड तो फाइंड करना, जैसे ब्लॉक था, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हो, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, इज दैट क्लियर। तो वी कैन से इजीली एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, तो यहां पर फोर्स क्या हो गया, सेंटर पे जीरो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्यू ई इक्वल टू के एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ई अपॉन के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक्स इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन के, इतना एम्पलीट्यूड होगा इसका, ठीक है ना, इतना क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, इज दैट क्लियर। दूसरी चीज आपसे पूछे कि कितने इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस यहां से लेके और यहां तक, ठीक है ना, ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं कि x इतनी और x इतनी, तो डबल कर दो इसको, डबल टू क्यू ई अपॉन के। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन यहां से बच्चों बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कितना एम्पलीट्यूड होगा, तो क्यू ई अपॉन के कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी इसकी इधर से उधर, तो वो भी आपको बता दी 2 क्यू ई अपॉन के। दूसरी तरह से आप निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो, यहां से कैसे निकाल सकते हो कि आप यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे लगेगी, इनिशियली और फाइनली बात करेंगे। तो इनिशियली फाइनली कैसे बात करोगे कि इनिशियली पे v0 और फाइनली पे v0 है कि नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, तो कितना होगा वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, तो आप वो आराम से निकाल सकते हो। इस पर के भी लग रहा है, क्यू एक्स भी लग रहा है, और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा, इनिशियली भी जीरो और फाइनली भी जीरो, इज दैट क्लियर। इधर की पोजीशन सेंटर की बात नहीं कर रहा कहीं भी, इनिशियली पोजीशन और फाइनली पोजीशन यहाँ बात करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको जीरो करो और आराम से आप मैक्सिमम आप लेंथ निकालना चाहो ये एक्स, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक। कितनी आएगी, 2 क्यू ई अपॉन के आएगी, इज दैट क्लियर। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कुछ और भी कंसेप्ट बताऊंगा, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस अभी तो बहुत करने हैं इसके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करो विदाउट स्किप मत किया करो बीच में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।